नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज दिन संडे का है। संडे के दिन कोई एक बड़ी खबर का विश्लेषण होना है, लेकिन आज की जो विश्लेषण की खबर है वो आज ही की है, क्योंकि आज इस देश की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो गया है। ये मेरा वीडियो संभाल के रखिएगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आज से देश की राजनीति में नया दौर शुरू हुआ है और ये दौर बदलाव का दौर है। क्योंकि बचपन से एक कहावत या एक सेइंग आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है कि जब फिल्मी हीरो भी अक्सर कहते सुनाई देते हैं कि मुझे जितना दबा लो, जितना दबा सकते हो, जितना मुझको झुठला सकते हो झुठला लो, लेकिन एक दिन झक मार के तुम मेरी बात करोगे। और आज यही हुआ है। ये तस्वीर आपके सामने है, एनडीटीवी की ये तस्वीर है, जहां वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी और विजय के बीच के भाईचारे की इनसाइड कहानी क्या है। एनडीटीवी, अडानी जी का चैनल, झक मार के आज राहुल और विजय की बात कर रहा है। वो राहुल जिसको पिछले 12 साल से कोई स्पेस नहीं दिया जा रहा, सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ें उनकी दिखाई जाती है। भारत जोड़ो यात्रा जैसा इतना बड़ा इवेंट किया, उसे भी जगह नहीं मिली। दूसरी तरफ विजय, जिसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से रोकने के लिए क्या नहीं किया गया, कितने हथकंडे अपनाए गए, कितना कुछ जो है लोगों को स्पेस दिया गया, लेकिन अल्टीमेटली जीत सच की हुई। और आज जब चंद्रशेखर जोसेफ विजय, ये शायद पूरा नाम है, अगर मैं जहाँ तक मुझे याद है, चंद्रशेखर जोसेफ विजय ने जब आज तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री की शपथ ली और उस शपथ ग्रहण समारोह में जब राहुल गांधी शामिल हुए, वो तस्वीरें जब से आई है तब से इंटरनेट पर दो चीज़ें बड़ी वायरल हो रही हैं। लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं। एक लाइन ये वायरल हो रही है कि दो भाई दोनों तबाही, और दूसरा सवाल लोगों के मन में है कि दक्षिण में राहुल गांधी को आखिरकार इतना प्यार क्यों मिलता है, क्यों उन्हें भाई कहा जाता है। वजह यह है कि जब आज मंच पर दोनों सुपरस्टार, एक राजनीति का सुपरस्टार, एक फिल्मों का सुपरस्टार जो अब राजनीति में पहुंचा है, जब दोनों एक साथ आए तो लोगों का हुजूम और लोगों का जोश देखने लायक था। ऊपर से वो कहते हैं ना कि तड़का उस वक्त लग गया जब विजय ने भरे मंच से राहुल गांधी को भाई कहा। காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களே, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள், This is a new beginning. A new era of a real secular social justice starts now. अब एक ही सेंटेंस में विजय ने दो बातें कही। राहुल गांधी को भाई कहा, माय ब्रदर राहुल गांधी, और दूसरा कहा कि देश के नए दौर की शुरुआत आज से हो रही है, जो मैंने शुरू में बात कही। आज से देश की राजनीति में सच में नया दौर शुरू हुआ है। नया दौर क्यों शुरू हुआ है, उसकी दो वजह है। दो वजह ये है, पहली वजह तो ये है कि अक्सर पिछले 12 साल में जब भी विपक्ष की सरकार को बनने में इतना वक्त लगा है, तब हमेशा विपक्ष नाकाम रहा है और सत्ता ने हमेशा से सत्ता हथियाई है। ये पहला मौका है कि इतना कुछ होने के बावजूद, इतना जोर लगाने के बावजूद दिल्ली में बैठी सत्ताधारी पार्टी के हाथ नाकामी लगी है, और जो सही था, जिसे लोगों ने चुना था, आखिरकार सत्ता उसी को मिली है। तो इसका मतलब अब इस देश में वो बिकने का, वो डरने का दौर खत्म हो रहा है। इसकी शुरुआत का मैसेज आज तमिलनाडु से मिला। दूसरा, ये जो सरकार है तमिलनाडु में, जो सरकार बनी है, ये याद रखिएगा, ये इस देश में पहली जेनजी सरकार है। जी हाँ, जेनजी द्वारा चुनी गई जेनजी सरकार। विजय को सबसे ज़्यादा वोट जेनजी जो कैटेगरी है
जनरेशन जेड वाली, उन्होंने दिए हैं, भर भर के वोट दिए हैं। विजय को फिल्मी सुपरस्टार से राजनीति का सुपरस्टार बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। विजय ने भी अपने जो 108 एमएलए जीते हैं उसमें से शायद 93 एमएलए ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने हैं, और उसमें से भी 41 विधायक 40 साल से कम उम्र के हैं। जी हाँ, 41 विधायक 40 साल से कम उम्र के हैं, यानी जेनजी द्वारा चुनी गई जेनजी सरकार। और जब कांग्रेस और विजय की पार्टी एक साथ आए और राहुल और विजय मंच पर एक साथ आए, तो वो जो वहाँ शोर मचा ना, जो जोश देखने को मिला, उसने एक संदेश साफ ये दे दिया कि अब इस देश की जेनजी ने झूठे वादों से, झूठे जुमलों से बाहर निकलकर अपने दिल से लोगों को चुनना शुरू कर दिया है। और जब बात जेनजी की आएगी तो जाहिर सी बात है, जेनजी का कनेक्शन अगर तमिलनाडु में विजय के साथ है तो देश में राहुल गांधी के साथ साफ दिखता है, क्योंकि राहुल गांधी के वीडियोस आते हैं जो युवाओं के साथ बातचीत करते हुए, वो आप में क्लियरली उसमें आपको मैसेज दिखता है। राहुल गांधी के साथ जेनजी जेन वाई ये कनेक्टेड महसूस करते हैं। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि आज से देश की राजनीति का नया दौर शुरू हो गया है। और ऐसा नहीं है कि ये आज ही हुआ है, इसकी भनक राहुल गांधी को उसी दिन लग गई थी जिस दिन तमिलनाडु के नतीजे आए। इसीलिए उन्होंने देर नहीं लगाई विजय का साथ देने के लिए, डीएमके से हटके विजय के साथ जाने के लिए देर नहीं लगाई, क्योंकि वो जानते थे कि जिस बदलाव की वो कोशिश कर रहे हैं, पिछले मेरे ख्याल 3-4 साल से आपने देखा होगा राहुल गांधी लगातार युवाओं के साथ पार्टी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिस कोशिश में लगे, उन्हें तमिलनाडु में उसकी शुरुआत होती दिखी, इसलिए उन्होंने मौका नहीं छोड़ा। और दूसरी बात, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी गुड़गांव गए थे, याद है आपको, सद्भावना यात्रा में चौधरी विजेंद्र की। वहां राहुल गांधी ने एक बात कही थी। वो बात सुनने में तो नॉर्मल लगती है, लेकिन अगर उसको ध्यान से देखिएगा तो उस बात में बहुत वजन है। जब राहुल गांधी ने एक तरह से मोदी को धमकी दी थी कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन मोदी के साथ क्या होगा ये उनको भी नहीं मालूम। आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। अब आप देखिए, राहुल गांधी का खुले मंच से ये कहना सीधा एक तरह की धमकी देना। हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे पवन खेड़ा को धमकी दे रहे थे ना, खैर उनकी भाषा का तो क्या ही कहना, उसी अंदाज में राहुल गांधी ने सोफिस्टिकेटेड भाषा में सीधा प्रधानमंत्री को एक तरह से धमकाया है कि हिसाब देना पड़ेगा जिस दिन सत्ता से बाहर जाएंगे। इसी रैली में राहुल गांधी ने एक और बात कही थी, जब कहा था कि लोग अब समझने लगे हैं इनकी राजनीति, लोग गुस्सा है इनसे। इसका मतलब राहुल गांधी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब जो बॉल है ना वो जनता की कोर्ट में डाल रहे हैं। और जब जनता में गुस्सा, जज्बात, नाराजगी की बात हम करते हैं, तो जब हम अपने आसपास देखते हैं तो ये सारा वहां पर भी हुआ, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अब तो हंगरी भी। रोल किसने प्ले किया वहां पर? जेनजी ने, युवाओं ने। एक तरफ राहुल गांधी युवाओं को कह रहे हैं कि अब तुम्हारे हाथ में है गेम, दूसरी तरफ युवा चुन रहे हैं एक युवा मुख्यमंत्री को, पुराने सब चेहरे रिजेक्ट करते हुए। और उस युवा मुख्यमंत्री को इसलिए सत्ता में जाने से रोका जा रहा था कि वो हमारे साथ नहीं आए, कांग्रेस के साथ क्यों जा रहे हैं, उसमें भी नाकामी मिली। एक तरफ तमिलनाडु से, केरल से ये मैसेज साफ आना कि बीजेपी के लिए दक्षिण में कोई जगह नहीं है, दक्षिण अब पैक है बीजेपी के लिए, इधर मुंह भी मत कीजिएगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी का
बढ़ता कदम, राहुल गांधी की बढ़ती डिमांड, राहुल गांधी की बढ़ती एक्सेप्टेबिलिटी और कमजोर होते क्षीण होते क्षेत्रीय दल, ये सारी कहानी परेशान करती है एक शख्स को जिसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने इन सब चीज़ों से परेशान हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उनके चेहरे पर, उनकी बातों पर साफ दिख रहा। वरना आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। इस वक्त कोई चुनाव नहीं है, सारे चुनाव निपट गए। प्रधानमंत्री कर्नाटक गए आज। जब प्रधानमंत्री चुनावी सभा नहीं करते, कोई भी प्रधानमंत्री हो, सिर्फ यही नहीं, जब दूसरी सभाएं करते हैं तो वहाँ देश के प्रधानमंत्री क्या बातें करते हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं कि क्या क्या योजनाएं ला रहे हैं और वहाँ किस लिए गए हैं, उस योजना में क्या है क्या नहीं, ये बताते हैं ना सारी चीज़ें। चुनावी भाषण अलग होता है, दूसरा भाषण अलग होता है। लेकिन प्रधानमंत्री आज कर्नाटक में गए और जो उन्होंने वहाँ भाषण दिया वो प्योरली ऐसा लग रहा था कि कोई चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री को मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बोलने को कुछ बचा नहीं है, इसलिए उनके पास घूम फिर के एक ही टॉपिक आता है, वो है कांग्रेस। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को शायद कांग्रेस की इतनी चिंता नहीं, कांग्रेस के बारे में इतना नहीं सोचते जितने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सोचते हैं। वरना सोचिए कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है, कांग्रेस किसको धोखा दे रही, किसके साथ जा रही है, इससे प्रधानमंत्री का क्या लेना देना। क्योंकि एक चुनावी सभा होती तो बोल देते, जो गैर चुनावी सभा में आप बोल रहे हैं तो उससे कांग्रेस के अंदर हो रही हलचल से प्रधानमंत्री का क्या लेना देना। लेकिन प्रधानमंत्री कंप्लीटली कांग्रेस के ही बारे में बोलते रहे, जो साफ दिखा रहा है कि उनके अंदर डर बुरी तरह से बैठ गया है। नहीं, ये मैं देख रहा हूं, इनकी इकोसिस्टम तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी और इनकी इकोसिस्टम दिल्ली में बैठे बैठे देश को गुमराह करते थे कि देखो 4 तारीख को नतीजे आ गए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है। अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो। ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है, नेता नहीं तर्क पा रहे। 2.5 साल की फॉर्मूला करे कि एक साल के 5 मुख्यमंत्री की फॉर्मूला करे, अभी तक उनको नतीजा हाथ नहीं लग रहा है। और अपने पार्टी के नेताओं को भी वादे करना और फिर पीठ में छुरा भोंकना। छत्तीसगढ़ में वही किया, राजस्थान में वही किया, कर्नाटका में अभी भी वो खेल चल रहा है, अब केरला की बारी है। साथियों, हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार के हालत सुनकर के आप हैरान हो जाओगे। कांग्रेस केरल में आज मुख्यमंत्री बनाए, कल बनाए, परसों बनाए, चौथ बनाए, इससे प्रधानमंत्री को क्या लेना देना होना चाहिए। अगर बीजेपी का कोई प्रवक्ता ऐसी बात करता समझ में आता, कोई नेता ये बात करता समझ में आता। देश का प्रधानमंत्री एक सभा करने गया है प्रधानमंत्री के तौर पर, वहां राजनीतिक बात कर रहा है, चुनावी सभा का भाषण दे रहा है और ऑपोजिशन पार्टी पर पूरा फोकस रख रहा है, उनके अंदर की इंटरनल पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री जी कांग्रेस की टेंशन में ज्यादा रहते हैं? और ऐसी बातें तो आदमी तब करता है ना जब डरता है। जिसको कोई डर नहीं होता वो विरोधियों की बातें भी नहीं करता, वो कह रहा है उनको जो करना करने दीजिए। यहां तो कांग्रेस कुछ कह भी नहीं रही, आज केरल को लेकर कुछ नहीं कह रही, उनको अपना मुख्यमंत्री खुद चुनना है, प्रधानमंत्री उसको लेकर टेंशन पाले हुए। क्यों? क्योंकि वो डर गए। हर तरफ आप एक एक डॉट जोड़िए, वो डॉट जब जुड़ता जुड़ता प्रधानमंत्री के आसपास आपको जाल बनता नजर आएगा। आप शुरुआत ट्रंप के सीज फायर वाले बयान से शुरू कर लीजिए, वहां से लेके अभी तक दक्षिण भारत में रिजेक्शन, विजय की सरकार बनाना, यहां तक जोड़ के देख लीजिए तो आपको पूरा एक जाल बुनता हुआ नजर आ रहा है। और सोचिए अगले साल होने वाले जो बाकी विधानसभा चुनाव है,
वहां कहीं केरल और तमिलनाडु जैसे नतीजे आ गए तो वो जाल में बुरी तरह से फंस जाएंगे। और यही डर प्रधानमंत्री को दिख रहा है, यही डर प्रधानमंत्री की बातों से दिख रहा है। वरना प्रधानमंत्री को ऐसी बातें करने की जरूरत क्या है जो मोदी जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को तो मुबारकबाद देनी चाहिए, चलिए तमिलनाडु में सरकार बन रही है, लोगों की चुनी हुई सरकार बन रही है, मुबारकबाद दीजिए। लेकिन उनको टेंशन है कि वहां किसने किसको छोड़ा और कैसे सरकार बनी और कांग्रेस क्यों रो रही थी। केरल में मुबारकबाद देने की बजाय किसको धोखा दिया जाएगा, ये मोदी जी बोल रहे हैं। प्रचार मंत्री और प्रधानमंत्री में कोई फर्क रखा ही नहीं। प्रधानमंत्री तो कहीं मुझे दिखते नहीं, प्रधानमंत्री सिर्फ मुझे विदेशी दौर में जो ऑफिशियल उनका वो होता है सम्मान या जो भी उनको वो मिलता है उसी में प्रधानमंत्री दिखते हैं, वरना तो हर जगह मुझे प्रचार मंत्री दिखते हैं। देश में कहीं भी कोई सरकारी फंक्शन हो जहां उनको एज चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, उनको शामिल होना होता है, वहां भी राजनीतिक भाषा ही बोलते हैं। प्रचार मंत्री क्या होता है ये मोदी जी बता रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या होता है इससे पहले के प्रधानमंत्रियों की आप लिस्ट निकाल लीजिए, उनके भाषण सुन लीजिए। मैं आज आपको बोल रहा हूं एक बात, ये भी लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। भविष्य में जब भी इतिहास के भारत के प्रधानमंत्रियों की, पूर्व प्रधानमंत्रियों की बात होगी, भले ही मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, चौथी बार भी बन जाए, चलिए मैं कहता हूं मान लीजिए चौथी बार भी बन गए, तो भी देखिएगा जब भी बीजेपी के प्रधानमंत्रियों की बात होगी तो अटल बिहारी वाजपेयी को मोदी जी से ज्यादा सम्मान मिलेगा, मोदी जी से ज्यादा सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखा और पढ़ा जाएगा। ये लिख लीजिए आज मेरी बात। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं कि देश की नई राजनीति के नए दौर की शुरुआत के आप भी गवाह बने हैं, साक्षी बने हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।